हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। अब देखिए, आपको जो एक लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी साइंस की, वो हुई थी आपकी 2 जुलाई को, ठीक है? उसके बाद आपकी साइंस की कोई क्लास नहीं हुई है, मैथ की क्लास चल रही है कंटिन्यू। तो 2 जुलाई को जो आपकी क्लास हुई थी, उसमें नोट्स वगैरह मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड पे लिखवाए थे मार्कर की सहायता से। उसमें डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन आज ये डिजिटल बोर्ड की सहायता से यहाँ पर हम नोट्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या है, आपके लिए नोट्स की व्यवस्था भी कर दी है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर, ये नोट्स जब तक उपलब्ध नहीं हो पाते तब तक हमको फीलिंग नहीं आ पाती है पढ़ने की। और साइंस में देखो, आपको पता है कि नोट्स का ही वो सबसे बड़ा महत्व होता है, बिना नोट्स के तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये मैं कुछ नोट्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं आपको, जो पिछले साल जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था उनके नोट्स हैं। और ये जो नोट्स हैं बहुत ही अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से बने हुए नोट्स हैं, और इनकी सहायता से मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूंगा। इसके अलावा बुक की भी हेल्प हम साथ में लेते हुए चलेंगे, और बुक तो हमारे पास है ही। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना काम करते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रकाश से संबंधित गुण लिखवाए थे, जैसे सीधी रेखा में गमन करता है, और व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब आपके यहाँ पर जो सिलेबस में है वो क्या है आपके पास? पहला है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब प्रकाश एक माध्यम में गति करता हुआ आता है और किसी पृथककारी सतह पर टकराता है, इस प्रकार से टकराता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख रखी है। आपको अगर नोट करना है तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट करिए कि क्या लिखा है हमने, कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर गिरती हैं, तो वह पृष्ठ से टकराने के पश्चात निश्चित दिशाओं में गमन करती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आपके पास में, इसमें प्रकाश किरणें आ रही हैं और इस पृष्ठ से टकरा के अलग अलग दिशाओं में जा सकती हैं। जरूरी नहीं है सारी किरणें एक ही दिशा में जाएं, ये चारों तरफ फैल भी सकती हैं और एक दिशा में भी जा सकती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो कौन सा होता है? नियमित। और एक होता है कौन सा? विसरित। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा के लौटता है, जैसे शीशा है, थाली है, ये सब कैसे होते हैं? ये चिकने पृष्ठ होते हैं। जब चिकने पृष्ठ से टकरा के लौटता है तो इसको तो हम कहते हैं नियमित। लेकिन जब किसी खुरदरे पृष्ठ से टकरा टकरा के लौटता है, जैसे मान लो मिट्टी हो गई, मिट्टी से टकरा के इधर उधर फैल जाता है, और अंधेरे में जब आप कमरे के अंदर बैठे हुए हो और यदि बाहर से खिड़की में से लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो पूरे कमरे में कुछ ना कुछ प्रकाश फैल जाता है। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने परिभाषाएं लिख रखी हैं। जब प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह विशेष दिशा में गमन करती है, अर्थात एक निश्चित दिशा होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार विसरित परावर्तन हमने लिख रखा है। देखिए, खुरदरे पृष्ठ से टकरा के लौटती है तो हम उसको विसरित परावर्तन कह देते हैं। अब परावर्तन के 2 नियम हैं। देखो, दोनों नियम मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहला नियम क्या होता है? एक बार तो आप इस चित्र को समझिए। देखिए, ये एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण जो हमारे घरों में जो हम दर्पण काम में लेते हैं वो दर्पण है। और इस पर क्या है, हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली। अब प्रकाश किरण आती है, मान लो कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आके टकराती है और इस प्रकार से टकरा के लौट गई, इस तरह से लौट गई। तो अब यहाँ पर कुछ किरणें हैं, जैसे ये वाली जो प्रकाश किरण है ना, इस प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कह देंगे हम इसको? हम इसको कह देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये वाली टकरा के लौट रही है, तो इस वाली किरण को हम क्या कह देंगे? इस वाली किरण को हम कह देते हैं परावर्तित किरण। ये बीचों बीच जो रेखा है इसको हम कह देते हैं अभिलंब। इसको हम कह देंगे क्या? अभिलंब। ये यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम आई से दर्शाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो है स्मॉल आर है, इसको हम कह देते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, और ये जो है इसको हम कहते हैं, इसको दर्पण कह दो या फिर पृष्ठ कह दो। ठीक है, दर्पण या पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, कुछ भी हो सकता है। ये दर्पण कह देते हैं या हम इसको परावर्तक परावर्तक पृष्ठ कुछ भी कह देते हैं। ठीक है,
इसको कुछ भी मान लो, ए भी मान लो, इस चित्र में हमने इसको पी क्यू मान रखा है तो आप इसको पी क्यू मान लेना। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं हैं। अब देखिए इसमें पहला नियम क्या होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो देखिए नियम बता रहा हूं मैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने इसको लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए अगला, आगे हम देखते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए आगे देखते हैं हम। आगे है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपने, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल है आई, ये एंगल आई और ये एंगल आर, यानी ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो अगला जो नियम है वो क्या कहता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। इसका मतलब आई बराबर क्या होता है, आर होता है। अब देखो, अब एक दूसरी चीज और है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है कि पार्श्व परावर्तन का मतलब ये है कि जैसे जब आप दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, जब दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है, वो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होगा ना, दर्पण में आपका प्रतिबिंब, उसका लेफ्ट हैंड होगा। और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा उसका वो राइट हैंड हो जाएगा। तो बिंब और प्रतिबिंब, बिंब मतलब वस्तु यानी कि हम, और प्रतिबिंब मतलब जो हमको उसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब ये का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, ये जो चीज, ये जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ये जो चीज है ना, इसी को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। देखिए लिखा है, जब हम किसी दर्पण में देखते हैं, जब किसी दर्पण में देखते हैं तो देखते समय हमारा सीधे भाग का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, तो इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा सीधा भाग है, बायां भाग दायां और दायां भाग बायां हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कह देंगे, पार्श्व परावर्तन कह देंगे। जैसे देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर दर्पण में आप क्या लिखोगे, पी, इस तरह से पी लिखा है, तो ये पी आपको पी नहीं दिखाई देगा, ये आपको क्यू दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा आपको। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ठीक है, अब देखिए इसमें समतल दर्पण आगे है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो होता है उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला पहला तो होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। अब आभासी और वास्तविक में क्या अंतर है, देखो जैसे कि परछाई जो बनती है, परछाई भी हमारा एक तरह से प्रतिबिंब मान लो, ठीक है, होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। तो परछाई को हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा मतलब कोई दीवार है, सड़क है, उस पर परछाई बन सकती है। उसको हम छू के देख सकते हैं हम अपनी परछाई को, ठीक है, वहाँ पे हाथ रख सकते हैं, उस परछाई में कोई दूसरी वस्तु खड़ी हो सकती है। लेकिन समतल दर्पण, हमारे घरों में जो दर्पण होते हैं ना, वो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको किसी दीवार पर नहीं ले सकते, हम उसको किसी पर्दे पर नहीं ले सकते, हम उसको छू कर नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कह देते हैं। तो पहला तो क्या हो गया कि समतल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। ठीक, दूसरा दूसरा कि जैसे मान लो ये दर्पण है, ये आपके पास दर्पण है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हम खड़े हुए हैं, ये सिर पे बाल वरना बनाओगे क्या, है ना, बाल तो होनी चाहिए। और जितनी दूरी ये हमारी है ना, वस्तु की दूरी दर्पण से, इतनी ही दूरी पर अंदर की तरफ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर होगी। और आप हंसोगे तो स्पष्ट सी बात है, प्रतिबिंब हंसता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये दोनों दूरियां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब तीसरा तीसरा क्या है कि समतल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना, वो कैसा होता है, परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है उसका दायां भाग बायां और बायां भाग हमको दायां दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसके बाद में
चौथा, अब देखिए अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं तो, और आप यहाँ पर बैठ गई, बीचों बीच इसके बैठ गई, तो क्या हो जाएगा कि आपसे आपका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा, फिर इसका प्रतिबिंब इसमें दिखेगा, फिर इसका इसमें दिखेगा, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इस प्रकार से अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने समांतर रूप से रखे हुए हैं बिल्कुल सीधे, और उनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु के दोनों में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब देखिए आगे अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, गोलीय दर्पण। ये जो लिखा है यहाँ पे कुछ दब गया है, ये आप ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, गोलीय, गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का मतलब ये है कि जैसे अ, ये एक ये एक खोखला गोला है, ठीक है, ये खोखला गोला है इस तरह से। अब इस गोले का आधा भाग हमने काट दिया, आधा भाग काट दिया, और जो कटा हुआ जो भाग है ना, उसको आपने अपने काम में ले लिया। एक को तो हटा दिया आपने, और दूसरे को हम अपना दर्पण बनाने के काम में ले लेते हैं। देखो ये तो कुछ रफ काम है, इसको तो हटा देते हैं। देखिए आगे गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो गोला है आपने इसके दो भाग कर लिए, और इस वाले भाग को, एक भाग को आपने अपने पास में रख लिया और एक भाग को आपने काट के हटा दिया। अब क्या होता है कि ये जो गोलीय दर्पण जो होता है ना, इसमें दो भाग कर देते हैं। ठीक है, इसको दो तरह से रंगा जा सकता है। देखो एक एक तो क्या है, आपने इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, और ये अंदर वाला भाग जो है ना, ये अंदर वाला भाग, ये अब परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी ये वाला भाग तो चमकीला है। अब देखो ये अगर ये वाला भाग चमकीला, तो ये वाला दर्पण जो है, ये कैसा दर्पण कहलाता है, ये कहलाता है अवतल। देखिए ये ध्यान रखना कि जब, जैसे हम शीशे में स्वयं को देखते हैं ना, शीशे में स्वयं को देखते हैं, तो अब शीशे की दो परतें हो गई, एक तो दर्पण, इसको एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। अब पीछे वाली सतह तो हमको दिखाई देती नहीं है, हमारा काम तो शीशे के आगे खड़ा होना है। तो शीशे के आगे खड़े होते हैं, तो इसमें आगे वाला पृष्ठ कौन सा है, इसमें आगे वाला पृष्ठ ये वाला है, ये ध्यान रखना। ये इधर जो है ना, ये यानी कि इसमें अगर आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, तो आप यहाँ पे खड़े हो गए, इस तरह से खड़े हो गए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, इस जगह पे अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये कैसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, अंदर की तरफ तो हमने इसको पेंट कर दिया, और बाहर की तरफ ये वाला भाग जो है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये बाहर की तरफ है जो है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है। यानी इस दर्पण में जब आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, तो आप यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ पर खड़े होंगे आप, तो आपको अपना प्रतिबिंब इस जगह पे दिखाई देगा। और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम कह देते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए और अवतल दर्पण के और मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। इस दर्पण को उल्टा पुल्टा कर दोगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, जैसे देखो मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इधर से उधर कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट,